हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है। आज सुबह 11 बजे शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र और नई सरकार के गठन के बाद ये विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार का बहुमत साबित करेंगे। आंकड़ों के लिहाज से नायब सरकार के पास बहुमत से ऊपर का आंकड़ा है। बीजेपी सरकार को 48 विधायकों का समर्थन है। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 46 का। विशेष सत्र में सीएम नायब सिंह सैनी बहुमत साबित करेंगे। आंकड़ों के लिहाज से हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और इसमें नायब सिंह सैनी अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगे। आज फ्लोर टेस्ट है, खास सत्र बुलाया गया है। तो अहम अपडेट आपको इस वक्त का दे रहे हैं। आपको बता दें कि कल दिन भर सियासी हलचल तेज थी और इसके चलते आज भी दिन भर हरियाणा में सूरत हाल कुछ वैसी रहने वाली है। विशेष सत्र बुलाया गया विधानसभा का और इस दौरान नायब सिंह सैनी अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगे। तो बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 46 है। फिलहाल निर्दलीय और हलोपा के एक विधायक गोपाल कांडा को मिलाकर अक्सरियत पूरी कर रही है सरकार। बहुमत का आंकड़ा मुकम्मल तरीके से सरकार के पास है। आज फ्लोर टेस्ट में जाहिर तौर पर कामयाब हो जाएंगे नायब सिंह सैनी। वहीं हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 48 विधायकों का समर्थन सरकार के साथ है। राज्यपाल को 48 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। विधानसभा के अंदर विश्वास प्रस्ताव हासिल कर लेंगे। ये बातें नायब सिंह सैनी ने कही। विधानसभा का सत्र वो मंत्रिमंडल के अंदर हमने डिसाइड किया है कि 11 बजे हमारे जो नवनियुक्त मंत्री गण हैं सभी और फ्लोर ऑफ द हाउस विश्वास आदरणीय राज्यपाल जी को हमने कहा है कि 11 बजे हाउस बुलाने की हमने बात कही है। कितने लोगों का समर्थन जो है राज्यपाल जी को दिया गया जब आपने सरकार बनाने का दावा पेश किया? 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है। विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे। विधानसभा के अंदर विश्वास प्रस्ताव हासिल करेंगे, ये कहना है नव नियुक्त मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी ने। उन्होंने कहा कि हमारे पास नंबर पूरे हैं। तो हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को लेकर भी अब बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या आगे आइंदा फ्यूचर में या भविष्य में ऐसी कोई संभावना बनेगी। नायब सैनी को सीएम बनाना क्यों जरूरी समझा गया? क्या सीएम के नॉन जाट चेहरे पर बीजेपी को फायदा मिलेगा? बीजेपी को गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण और जाट वोट में बंटवारे से क्या फायदा होगा? क्या सीएम के नए चेहरे से बीजेपी को हरियाणा में कितना फायदा होगा? हरियाणा बीजेपी और जेजेपी गठबंधन टूटना सियासी तौर पर कैसा है? बीजेपी ने क्यों बदला सीएम फेस? नायब सिंह सैनी को सीएम बनाए जाने के बाद अब ये तमाम बड़े सवाल है जो उठ रहे हैं। क्या सीएम के नॉन जाट चेहरे पर बीजेपी को फायदा मिलेगा? कि गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण और जाट वोट में बंटवारे से फायदा होगा बीजेपी को? सीएम के नए चेहरे से बीजेपी को हरियाणा में कितना फायदा होगा? तो हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटना सियासी फायदा है या नुकसान? बीजेपी ने आखिर सीएम का चेहरा क्यों बदला? क्या नायब सैनी को सीएम बनाना एंटी इनकम्बेंसी की काट है? क्या सीएम के नॉन जाट चेहरे पर बीजेपी को फायदा मिलेगा?
और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर इस खबर पर बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। अनिल, नायब सिंह सैनी के नाम की चर्चाएं जब तेज हुई और फिर आखिरकार कल उनको हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसके बाद फिर तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है अनिल कि आखिर अगर सीएम चेहरा बदलना था भारतीय जनता पार्टी को तो वो नायब सिंह सैनी ही क्यों थे? मुमताज, अगर हरियाणा के अलावा अगर दूसरे राज्यों के एग्जाम्पल आप उठाकर देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में बीजेपी ने प्रयोग किए। हरियाणा भी एक प्रयोग कह सकते हैं। जब मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब भी ऐसी बातें उठती थी कि क्यों मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बनाया गया जो पहली बार विधायक बने, लेकिन 9.5 साल तक उन्होंने बखूबी सरकार को चलाया। अब नायब सैनी को बनाया गया तो बीजेपी की तरफ से ये भी एक नया प्रयोग किया गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने, मोटा मोटा मानकर चली कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तकरीबन 5 से 6 महीने का समय बचा। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से एक बड़ा प्रयोग हरियाणा में किया गया, क्योंकि हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में 30% के आसपास जो पिछड़ा वर्ग की आबादी है, ओबीसी की आबादी 30% के आसपास है, और एक लंबे समय से इस तरीके की रहती थी कि ओबीसी से भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ऐसे में एक मुद्दा तो ये हो सकता है, एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि ओबीसी को लुभाने के लिए बीजेपी की तरफ से एक बड़ा फैसला ये लिया गया। दूसरा, मनोहर लाल को इसलिए हटाया गया क्योंकि कल जब मनोहर लाल का बयान की मीडिया से बातचीत हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिवालय के नीचे हो रही थी, जब वो पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जब उनसे पूछा गया कि तो आपको हटाया गया, अगली जिम्मेदारी क्या होगी, उनकी तरफ से इशारा किया गया था कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अगर पार्टी नेतृत्व कहेगा, पार्टी नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा वो निभाई जाएगी उनकी तरफ से। तो ये भी चर्चा लगातार चल रही है कि ठीक है अनिल, अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। अनिल, फिलहाल मेरे साथ न्यूज रूम से हमारे आउटपुट इनपुट हेड कमल कौशिक जुड़ चुके हैं। कमल का रुख करेंगे हम यहाँ पर इस खबर पर तमाम तफसील जानने के लिए, और एक तरह से इस खबर के तह तक जाना है। कमल, आखिर नायब सिंह सैनी को ही क्यों चुना भारतीय जनता पार्टी ने, और अगर एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ कोई ऐसा दाव चलना था पार्टी को कि जिसके तहत एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर का असर कुछ कम किया जा सके, तो वो ऑप्शन नायब सिंह सैनी ही क्यों थे? कमल, कैसे समझाएंगे हम अपने दर्शकों को? देखिए, जैसे अनिल मोर इस बात को लेकर आगे चल रहे थे और वो दर्शकों को बता रहे थे, उस बात को मैं एक कदम और आगे बढ़ाता हूं। जैसे कि उन्होंने ओबीसी वर्ग का जिक्र किया है, तो जाहिर तौर पर जो राजनीतिक पंडित हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो इसी बात को तवज्जो दे रहे हैं कि नायब सिंह सैनी को इसलिए बनाया गया है क्योंकि ओबीसी वर्ग पर सीधे सीधे ध्यान केंद्रित किया जा सके कि बीजेपी इसके बारे में क्या सोचती है। और ऐसा हमने हरियाणा में ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी देखा है। मुमताज, आप जानते हैं, अनिल मोर भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। दूसरी बात यह भी है कि एक सर्वमान्य चेहरा जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कहते भी नजर आए थे। हमने उनकी जुबानी सुना भी था कि जब उन्होंने उनके नाम का प्रस्ताव सामने रखा, क्योंकि एक केंद्रीय आला कमान की तरफ से निर्णय लिया गया था, तो सबने सर्वसहमति से इस निर्णय को स्वीकार भी किया है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात का प्रस्ताव भी रखा था। दूसरी बात, आज सबसे बड़ा जो विधानसभा में काम होना है उस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए मुमताज, जाहिर तौर पर विश्वास मत, क्योंकि आज नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सरकार में विश्वास कितना है, कितने विधायक उनके साथ है, ये जो लेखा जोखा राज्यपाल को सौंपा गया अब हरियाणा के सामने भी रखा जाएगा। विधानसभा के पटल पर भी उन विधायकों को साथ में लेकर आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि जो महीने बचे हैं सरकार के, उसमें कामकाज सही तरीके से चले और जो नाम है वो विश्वास के पात्र हैं, क्योंकि ये पहले भी नाम सामने आए थे जब बीजेपी और जेजेपी की सरकार बनी थी। इसमें नाम है रणजीत सिंह, कल मंत्री बना दिए गए हैं वो। इसके अलावा नयनपाल रावत, धर्मपाल गोंदर, सोमवीर सांगवान, ये बीजेपी में थे और आप जानते हैं टिकट नहीं मिला था, उसके बाद इंडिपेंडेंट ये चुनाव लड़े थे। इसके अलावा रणधीर गोलन भी, ये भी बीजेपी के सच्चे सिपाही हुआ करते थे, लेकिन टिकट नहीं मिला था। आप जानते हैं 2019 में क्या हुआ था, ये भी पार्टी के साथ खड़े हैं पूरी तरह से। राकेश दौलताबाद, निर्दलीय विधायक, ये भी अभी साथ खड़े हैं, और हलोपा से विधायक गोपाल कांडा, ये भी बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते आए हैं और ये भी पूरी तरह से समर्थन देते नजर आए थे 2019 से लेकर अब तक भी। और कल भी इन्होंने पहले ही इस बात को लेकर अपनी जाहिर कर दी थी भावनाएं कि वो बीजेपी के साथ क्यों खड़े हैं। तो अनिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर हम चर्चा आगे भी करेंगे मुमताज, क्योंकि जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल यही था कि अब आगे कैसे हरियाणा की राजनीति चलने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले ये वाकई में बीजेपी जरूर मनी मन ये कह रही होगी कि हमारी तरफ से तो मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन क्या जनता इस पर मोहर लगाएगी, ये जनता पर निर्भर करता है। जी
अनिल, आपका रुख करती हूँ मैं यहाँ पर। नायब सिंह सैनी के जरिए गैर जाट वोटर्स को साधते हुए जाट वोटर्स का बंटवारा क्या बीजेपी के लिए आइंदा चुनाव में बड़ा फायदे का सौदा साबित हो सकता है? देखिए, जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि बीजेपी हमेशा नए प्रयोग करती है। कोई भी राज्य हो, बीजेपी की तरफ से प्रयोग किया जाता है। 9.5 साल पहले मनोहर लाल के तौर पर बीजेपी ने प्रयोग किया, वो प्रयोग कामयाब रहा। अब बीजेपी की तरफ से नया दाव यहाँ पर चला गया है, नायब सैनी को बनाया गया। नायब सैनी की गिनती बीजेपी के पुराने नेताओं में निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर रही है। बीजेपी के वो एक महासचिव, जो जिला महासचिव होते हैं, वहां से लेकर उनका जो सफर शुरू हुआ था, आज मुख्यमंत्री तक आ चुका। तो बीजेपी की तरफ से जो दाव यहाँ पर खेला गया, तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए खेला गया। और मुमताज, जो एक बात मैं थोड़ा आज की भी कर लेता हूं, क्योंकि आज काफी अहम दिन है। जो आज मुख्यमंत्री नायब सैनी अपना विश्वास मत हासिल करेंगे, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात रहने वाली है। और जो आज बीजेपी एक बड़ा खेला आज भी बीजेपी कर सकती है, बीजेपी की रणनीति किस तरीके से रहने वाली है, उसका भी आज एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। बीजेपी के पास 41 विधायक है। इसके अलावा हलोपा समेत कुल 7 निर्दलीय विधायक, उनके साथ 48 विधायक बीजेपी के साथ है। जेजेपी में एक टूट की कहीं ना कहीं जो बातें वो सामने आ रही है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जब बीजेपी के पास 41 विधायक है, निर्दलीय विधायक, उसके बावजूद इसके बाद भी जो उनका आंकड़ा है बहुमत से ऊपर काफी आंकड़ा है, जेजेपी भी उनके साथ आ सकते, तो आप खुद अंदाजा लगाइए। जब इतना बड़ा परिवर्तन बीजेपी ने किया है, मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदल दिया, उसके बावजूद जो दूसरे विपक्षी, जो दूसरे दलों के विधायक वो भी बीजेपी की तरफ देख रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि विधायकों को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि जो बीजेपी आज भी मजबूत है, आने वाले जो समीकरण बनेंगे उसमें भी बीजेपी एक मजबूत भूमिका में रहेगी। और जैसा आपने कहा कि जाट नॉन जाट की अगर बात करें, हरियाणा में निसंदेह जाट नॉन जाट की राजनीति रही है। बीजेपी ने उस राजनीति को आगे किया है। और जिस तरीके से नायब सैनी के ऊपर दाव खेला है, नायब सैनी यूं तो एक आम परिवार से संबंध रखते हैं, कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। जी ठीक है अनिल, आएंगे आपके पास और एक बार फिर से रुख करेंगे हम अपने आउटपुट हेड कमल कौशिक का। कमल, कल दिन भर जो कुछ हुआ उसने हरियाणा के तमाम आवाम को दिन भर टीवी स्क्रीन पर चिपका के रखा। एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था कल जो कुछ हरियाणा में हुआ। अब गठबंधन के हवाले से अगर हम बात करें, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटना कैसा है कमल? दोनों ही पार्टियों के हवाले से हम बात करेंगे। जेजेपी के लिए खासतौर से मैं जानना चाहूंगी कमल, आपके जरिए कितना बड़ा नुकसान है इस गठबंधन से बाहर आना और आगे अकेले चुनाव लड़ना, या फिर हो सकता है कि आगे कुछ टर्म्स में कोई फायदा भी जेजेपी को हो जाए? आप समझाइए कमल। देखिए, पॉलिटिकल तरीके से कल से हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल था मन में। अनिल मोर बेहतर तरीके से उसका जवाब दे पाएंगे, मैं उनसे एक सवाल करता हूं। अनिल, जिस तरह से जो आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, और कल खुद नायब सिंह सैनी ने बात कही कि 48 विधायक हैं, 41 आपने कहा बीजेपी के हैं और हलोपा समेत अब कुल मिलाकर 7 विधायक है, तो 48 का आंकड़ा है। ये तो 2019 में भी आंकड़ा था ना बीजेपी के पास। आपको क्या लगता है कि 2019 में जो लिया गया फैसला है वो किस आधार पर लिया गया फैसला है पॉलिटिकल तरीके से, और अब जब जेजेपी का साथ अब छोड़ दिया बीजेपी ने, तो फिर इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? 2019 का सिनेरियो देखिए और 2024 का अब लोकसभा चुनाव से पहले का सिनेरियो देखिए। लोगों के मन में तो ये भी सवाल होगा ना, ये आंकड़ा तो बीजेपी के पास पहले भी था 48 का, यही विधायक पहले भी थे और ये समर्थन भी दे रहे थे। ऐसा तो नहीं अब ये इन्होंने पहली बार समर्थन दिया और 2019 में ना दिया। अनिल, क्या सोचते हैं इसके पीछे की वजह आप? देखिए कमल, अगर बात करें साल 2019 और साल 2024 की अगर बात करें, जो मुख्य फर्क है, क्योंकि साल 2019 में जब बीजेपी ने सरकार बनाई, बीजेपी के पास उस वक्त भी एक ऑप्शन थी कि वो निर्दलियों के सारे अपनी सरकार बना सकते थे, लेकिन बीजेपी ने निर्दलियों की सारी सरकार नहीं बनाई। उस वक्त बीजेपी ने जेजेपी को अपने साथ लिया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक स्थायी सरकार प्रदेश को देनी है, क्योंकि जब निर्दलियों का सहारा सरकार को होता है तो कहीं ना कहीं इस तरीके के सवाल खड़े होते हैं कि सरकार स्थायी नहीं रहेगी, जो निर्दलीय है निर्दलीय की डिमांड रहेगी, जिस निर्दलीय को मंत्री बना दिया वो तो सरकार से खुश रहेगा, जिस निर्दलियों को मंत्री नहीं बनाया या कोई पद नहीं दिया वो सरकार से नाराज रहेगा, उनके भागने का डर रहेगा। तो 5 साल सरकार इस डर में रहती कि कहीं निर्दलीय नाराज न हो जाए, निर्दलियों की जो भी बातें होती उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार मानने को बाध्य होती। जेजेपी के साथ जब सरकार बनाई बीजेपी ने, उस वक्त ये था कि जब आप एक किसी राजनीतिक दल को साथ लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात की थोड़ी गारंटी होती है कि वो थोड़ा एक स्थायी सरकार चलेगी, लंबे समय तक सरकार चलेगी, इसलिए उस वक्त जेजेपी
जेजेपी को लिया गया। अब जो जेजेपी को बाहर किया गया उसके पीछे कई वजह है। जो बीजेपी के इंटरनल सर्वे है, जो संघ के इंटरनल सर्वे है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर का जो इंटरनल सर्वे, उन सर्वे में कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा कि जेजेपी की अभी भी उतनी मजबूत पोजीशन नहीं है। बीजेपी ने जब जेजेपी को साथ जोड़ा 2019 में, तो बीजेपी को लगा था कि जेजेपी के अच्छा अनिल, एक सवाल और है मेरे मन में, जेजेपी जाटों की संक्षेप में आपसे उसका जवाब लेना चाहूंगा। आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कल से खासकर दीपेंद्र हुड्डा का बयान बहुत वायरल हो रहा है अनिल, और उसमें वो कह रहे हैं कि मैं भविष्य बताता हूं और इस तरह से गठबंधन टूटेगा और ये इनकी रणनीति का हिस्सा रहेगी। अब ये जनता के बीच में कांग्रेस के नेता ये संदेश लेकर जा रहे हैं और यही बात बार बार दोहरा रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को, दीपेंद्र हुड्डा के वीडियो को वायरल किया जा रहा है। जो ये जाट नॉन जाट की बात है, आपको लगता है कि कुछ समीकरण ऐसे हैं जो बीजेपी को फायदा भी दे सकते हैं आने वाले लोकसभा के चुनाव में? क्योंकि सर्वे तो इस तरह से बता रहे थे कि कांग्रेस को अगर फायदा होगा किस तरह से होगा, जाट नॉन जाट की जो रणनीति है बीजेपी के काम आएगी। अनिल, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए ना कमल, जो भी फैसला किसी राजनीतिक दल से की तरफ से लिया जाता है, जो भी दल फैसला लेता है, फैसला तो यही सोच कर लिया जाता है कि अच्छा फैसला है, सकारात्मक उसके परिणाम आएंगे, और किसी भी फैसले के सकारात्मक नकारात्मक हर तरह के परिणाम आते हैं। बीजेपी की तरफ से जो फैसला लिया गया है, तमाम समीकरणों को ध्यान में देखते हुए, आगामी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है। एक बड़े वर्ग को लुभाने के लिए फैसला लिया गया है। अगर थोड़ा बहुत 9.5 साल में सरकार को लेकर कार्यकर्ताओं में या लोगों में थोड़ा बहुत नाराजगी रही होगी, वो नाराजगी नए चेहरे से वो बिल्कुल दूर हो जाए, वो सोचकर फैसला लिया गया होगा। तो बीजेपी ने तमाम समीकरणों का ध्यान यहाँ पर रखा, तमाम सर्वे का ख्याल यहाँ पर रखा गया होगा। और विपक्ष का भी ठीक मानना है, विपक्ष भी यही कहेगा कि जब एक मुख्यमंत्री बदल दिए, पार्टी का जो गठबंधन था, गठबंधन टूट गया, जो एक सहयोगी दल था उसको वहां से हटा दिया, कई मंत्री बदल दिए, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से यही कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री हो या जो मंत्री हटाए गए या जो गठबंधन तोड़ा गया वो उतना कारगर साबित नहीं था, उन्होंने प्रदेश के हित में कुछ नहीं किया। तो ऐसे में विपक्ष के पास मौका भी है इस चीज को भुनाने के लिए, और सरकार के पास भी मौका है। अगर कार्यकर्ताओं में या जनता में थोड़ा बहुत नाराजगी रही होगी तो नए चेहरे के तौर पर उस नाराजगी को बिल्कुल सिरे से दूर कर दिया जाए, या फिर जो एक बड़ा वर्ग है ओबीसी वर्ग, उस वर्ग को लुभाया जाए। क्योंकि अगर बात करें प्रदेश भर की, प्रदेश भर में 30% के करीब ओबीसी वर्ग है। तो ऐसे में तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल जी अनिल, कमल, हम आएंगे आपके पास। इस सब के बीच एक सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार सियासत का मतलब क्या सिर्फ ये है कि आपको हुकूमत करनी है? क्योंकि कई जगह हम देखते हैं कि मतलब परस्ती बहुत आड़े आती है तमाम चीजों में।